ये कहानी एक मूरी नाम के लड़के की। ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास ओगर की पावर थी। यहाँ तक कि वो अपने पावर को छुपाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तभी हम लोग देखते हैं उसकी बचपन की दोस्त उसके साथ रहने आती है। तभी हम देखते हैं उसे अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। कहानी के स्टार्ट में हमें मोरी की दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम निको होता है। निको का एक बचपन का सपना होता है कि वो मेज बन सके। उसे इस सपने को पूरा करने के लिए एक अलग कंट्री में जाना पड़ता है। जाने से पहले वो मोरी को बोलती है, जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगा मैं तुम्हारे पास वापस चली आऊंगी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। यहाँ पे हम 10 साल बाद मूरी को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है। हम लोग देखते हैं मूरी के पीछे हमेशा काफी गुंडे पड़े होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उनसे लड़ने का मूरी का बिल्कुल मूड नहीं होता है, क्योंकि मूरी जानता था अगर वो उनसे लड़ना स्टार्ट करेगा तो बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे। फिर में ऐसा भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग मारे जाएं। यही वजह है मूरी उनसे लड़ता नहीं, केवल उनके अटैक को डॉज करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो गुंडे रुकने का नाम ही नहीं लेते। अभी हम लोग देखते हैं मूरी अपने आप को मारने के लिए गुंडों को एक मौका देता है। अगले दिन हम मूरी को उसके घर में घायल देखते हैं। यहाँ पे मूरी की डैड बोलते हैं कि कभी कभी फाइट भी कर लिया करो, हर बार तुम हमेशा पिट के ही वापस आते हो। तभी हम देखते हैं मूरी और उसके डैड खाना खाने के लिए बैठते हैं। यहीं पे हम लोग देखते हैं मूरी के डैड उससे बोलते हैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नीको वापस आने वाली है, क्योंकि मीको अब एक मेज बन चुकी है। वो चाहती है कि तुम उसके फैमिलियर बनो। ये बात सुनते ही मूजी चौंक जाता है। तभी मूजी के डैड बोलते हैं ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। तभी उसके डैड बोलते हैं अक्सर मेज हमेशा फैमिलियर के लिए हमेशा एक एनिमल को ही पालते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रेन करते हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे फैमिलियर थे जो कि बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करने में कामयाब रहे थे। वो इतना ज्यादा माना कंज्यूम करने की वजह से वो कभी भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। तभी बीच में मूरी कहता है कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में पता है, मैं किसी का भी सर्वेंट नहीं बनना चाहता। तभी उसके डैड बोलते हैं तुम इस जॉब में उसके सर्वेंट कम बॉडीगार्ड ज्यादा बनोगे। तभी उसके डैड बोलते हैं हमारी फैमिली के बीच बहुत समय पहले एक पैक्ट साइन हुआ था, अगर हम चाहे भी तो इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। मूरी के फादर ये भी बोलते हैं जब तक तुम दोनों यहाँ जब तक रहोगे तब तक मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है। हाँ मूरी, मैं ये बताना भूल गया, वो यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। ये बात सुनकर मूरी अपना दोबारा खाना अपने डैड के ऊपर उगल देता है। अगले सीन में हम लोग मूरी को देखते हैं जो एक चेयर पे बैठ के सोच रहा होता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तभी वो सोचता है कि नीको बचपन में कितनी ज्यादा लेजी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा क्यूट थी। जब मूरी सोचता है कि वो अभी कैसी दिखती होगी, उसी समय हम देखते हैं नीको ग्लास को तोड़ते हुए रूम के अंदर आती है। कुछ देर तक तो मूरी को समझ में नहीं आता आखिर में हुआ क्या है और उसके घर में कौन घुस आया है। तभी मूरी बोलती है जब मैं यहाँ आने वाली थी तो मैंने अपना बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से मैं सीधा ग्लास तोड़ते हुए रूम के अंदर आ गई। इतना सुनने के बाद मूरी को रियलाइज होता है कि उसके सामने कोई और नहीं नीको है। तभी हम लोग देखते हैं नीको बहुत ज्यादा इमोशनल थी और वो नीको से बोलती है क्या तुमने मुझे मिस किया। तभी हम लोग देखते हैं मूरी केवल रूम को साफ करने में व्यस्त था। हम लोग देखते हैं मूरी कमरे को साफ करने में व्यस्त हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं नीको मूरी को देख के स्माइल कर रही होती है। तभी नीको बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने मैजिक के मदद से ग्लास को ठीक कर सकती हूँ। निको बोलती है इसे ठीक करने से पहले मुझे कुछ ऐसी चीज दो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर खोजने के बाद मूरी ग्रीन कलर के कप को लाता है। ये कप मूरी को बहुत ज्यादा पसंद था। इसी के बाद निको अपने मैजिक को शुरू करती है। निको को इस तरीके से मैजिक करते हुए देखकर इस तरीके के मैजिक को देख के मूरी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ तक कि टूटी हुई विंडो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाती है। मूरी जैसे ही खुश होने वाला होता है और उसके कप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी निको बोलती है अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना होगा। और ये सब होने के बाद मूरी उसे काफी अजीब तरीके से देखता है, जिसके वजह से निको को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसने अपने दोस्त के फेवरेट कप को तोड़ दिया। यहाँ पे मूरी उस बात को जाने देता है क्योंकि फाइनली विंडो तो सही हो गया था। इसके बाद मूरी कहता है कि देखा जाए तो तुम्हारा मैजिक बहुत अच्छा है। ये बात सुन के निको बहुत ज्यादा खुश होती है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात मूरी ने कहा था। तभी वो बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और मैजिक दिखा सकती हूँ। कुछ समय तक खोजने के बाद उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसपे वो मैजिक कर सके। आखिर में वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करती है, वो एक बिल्कुल पेपर जैसा हो जाती है। इस मैजिक के बाद उसे अपने बॉडी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और वो हवा की तरह उड़ने लगती है। यहाँ तक कि उड़ते हुए घर से बाहर चली जाती है। यहाँ पे मोरी को उसका पीछा करना पड़ता है। मोरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है उससे पहले वो कोई खतरे में आए। वो उड़ते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे मोरी का हाथ नहीं पहुँचता। तभी मोरी को एक आइडिया आता है। तभी वो सोचता है वो अपने घर से वैक्यूम क्लीनर लेके आएगा। इससे पहले वो यहाँ पे जा पाता तभी निको बोलती है इससे पहले तुम वैक्यूम क्लीनर ला पाओगे मेरा स्पेल खत्म हो जाएगा। अगर इस जगह में नॉर्मल हुई मैं मारी जाऊंगी। मोरी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसी समय हम देखते हैं उस घर का ओनर वहीं पे आता है जो मोरी से बात करने की कोशिश करता है। ये लड़का कोई और नहीं होता, ये वही लड़का होता है जो मूली को बुली कर रहा होता है। तभी मोरी कहता है जल्द से जल्द अपने घर से वैक्यूम क्लीनर लेके आओ। तभी वो लड़का बोलता है अगर मैं ना लाऊं तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे। तभी मोरी को अपने एक
बचपन की घटना याद आती है जहाँ पे उसने बचपन में इसे लगभग मार ही चुका था। इस घटना के बाद मोरी बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गया था। इसी वजह से मार खाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मोरी इस चीज के बारे में अपने फादर को भी बोलता है। उसी समय मोरी के डैड उसे एक टेक्निक के बारे में समझाते हैं जिससे मोरी अपने पावर को कंट्रोल में रख सके। तभी मोरी को रियलाइज होता है निको को बाहर लाने के लिए कई और तरीके हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं मोरी अपनी ऑगर मैजिक को एक्टिवेट करता है। ये देख के वो लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे लगता है कि वो आज मारा जाने वाला है। यहाँ पे मोरी का इरादा होता है कि वो पंच मार के दीवार को तोड़ देना कि उसे उसकी एक ही पंच से वो दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो जाता है और वहाँ पे वो निको को बचा लेता है इससे पहले कि वो नॉर्मल हो जाए। तभी हम लोग देखते हैं निको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मीको को अपने गले लगा लेती है और मोरी को गले लगाते हुए उसे थैंक यू बोलती है। ये चीजें देख के वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पे मोरी ने उसके घर को तोड़ा होता है। तभी मोरी निको से पूछता है क्या तुम इसे दोबारा ठीक कर सकती हो? तभी वो बोलती हाँ मैं इसे ठीक तो कर सकती हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे इसका इमोशन जुड़ा हो। यहीं पे मोरी को एक ऐसी चीज के बारे में पता होता है। तभी वो बोलता है कि मोमोटो को अपने बाल बहुत ज्यादा पसंद हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं निको अपनी मैजिक की मदद से दीवार को पूरी तरीके से ठीक कर देती है और साथ में मोटो के बाल भी। ये सब करने के बाद वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे निको बोलती है कि मुझे आज कुछ शॉपिंग करनी है। तभी वो लोग शॉपिंग करने के बाद जैसे ही बाहर आते हैं तभी मोरी कंप्लेन करता है कि तुम्हारी शॉपिंग बैग बहुत ज्यादा भारी है। जो सुनने के बाद निको एक मैजिक करती है जिससे वो बैग बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं जिसे देखकर मोरी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो मोरी से बोलती है तुम इस शहर में क्या करोगी? तभी वो बोलता है अगर तुमने एक रिवील कर दिया कि तुम एक इमेज हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा इस शहर में प्रॉब्लम होगी। विनी को बोलती है कि इमेजेस में एक रूल है, वो हमेशा अपने मैजिक का यूज अच्छे कामों के लिए करेंगे। ऐसा करने से हमारे पावर हमेशा हमारे कंट्रोल में रहते हैं। वो ये भी बोलती है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग फेज में हूँ। मैं यहाँ पे जितने लोगों को जान सकती हूँ उतने लोगों को जानना चाहती हूँ और एक ऐसा मेज बनना चाहती हूँ जो दूसरों की हेल्प कर सके। यहाँ तक कि मोरी को भी इसका ड्रीम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वो उससे प्रॉमिस करता है मुझे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बात निको को सुन के उसे मोरी बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। तभी मोरी देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि लड़की वहीं पे फंसी होती है। अभी हम लोग देखते हैं इसे बचाने के लिए मीरो एक मैजिक करती है। अभी मोरी बोलता है अगर तुम सब लोगों के सामने ही मैजिक करोगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक मेज हो। अभी हम लोग देखते हैं निको इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। वहीं पे हम लोग देखते हैं निको बिना कुछ सोचे उस लड़की को बचाने के लिए चल देती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता ये दोनों हवा में कैसे उड़ रहे हैं। अभी मोरी बोलता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आया हूँ। हम देखते हैं जैसे ही लड़की उसके पास जाती है वेट ज्यादा होने के कारण उसका मैजिक कमजोर पड़ने लगता है और वो लोग तेजी से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वो बोलता है क्या तुम हमारी वेट को हल्का कर सकती हो? ये सुनने के बाद निको एक मैजिक करती है, वो तीनों बहुत हल्के हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो तीनों नीचे गिरने से बच जाते हैं। इस मैजिक के साइड इफेक्ट के कारण मोरी ने अपने ब्रेन को खो देती है और मोरी एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। तभी उस लड़की से वो बोलता है निको एक मेज है और मेरे अंदर ओगर की पावर है। ये सब सुनते समय निको का ध्यान भटक जाता है और लोग तेजी से नीचे गिरने वाले होते हैं। यहीं पे हम लोग देखते हैं निको अपने मैजिक पे बैलेंस नहीं बना पाती जिस वजह से वो लोग क्रैश लैंड करने वाले होते हैं। लास्ट में वो अपने ऊपर भी वेट हल्के करने वाला मैजिक करती है जिससे वो तीनों क्रैश लैंडिंग से बच जाते हैं जिसकी वजह से वो तीनों लोग बच जाते हैं। लेकिन उन दोनों का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उसके बाद वो दोनों लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यहाँ पे वो लड़की कुछ भी नहीं समझ पाती ये दोनों कौन हैं, लेकिन वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। उसी समय दोनों को याद आता है कि उन्होंने अपना सारा सामान रास्ते पे ही छोड़ दिया है। इसी वजह से उन दोनों अपना सामान लेने के लिए वहाँ वापस जाते हैं। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो उनका मैजिक खत्म हो चुका होता है जिस वजह से इतना भारी बैग को घर लाने में पूरी तरीके से थक जाते हैं। हालांकि इससे भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो सोने का समय आता है। यहीं पे हम लोग देखते हैं मोरी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। यहीं पे मोरी को याद आता है कि उसके फादर ने उसे कहा था 1 साल के अंदर निको पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। एज अ फैमिलियर तुम्हारा जॉब है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। यही वो बात है जिससे मोरी मोटिवेट होता है और उसे पूरे साल प्रोटेक्ट करने का निश्चय करता है। ये पूरे साल वो निको के पास रहेगा और उसे हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि इस खतरे के बारे में निको को कोई आइडिया नहीं होता है, वो तो मोरी को ही देख के खुश है। अगले दिन मोरी और निको एक स्कूल जाते हैं। निको काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो कई सालों बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। निको इसीलिए खुश है कि मोरी उसके क्लास में है। निको को इतना ज्यादा खुशी और केयरलेस देख के मोरी को बहुत ज्यादा चिंता होता है। तभी मोरी बोलता है निको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोरी को ऐसा बोलने के बाद निको बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मोरी उसे प्रपोज करने वाला है। यहाँ पे मोरी बोलता है कि तुम
एक मेज हो, तुम ये याद रखना और तुम किसी को ये मत बताना कि तुम एक मेज हो। और अगले सीन में हम दोनों को एक क्लास में देखते हैं जहाँ पे उसकी एक क्लास टीचर जिसका नाम यूरिथा होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट के करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। वहीं पे सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे हम देखते हैं सभी स्टूडेंट के बारे में मोरी एक नोट्स बनाने लगता है। देखते हैं मोरी जब उन सभी के बारे में लिख रहा होता है तो उसने एक चीज गलत लिख दी थी। जब वो गलत चीजों को इरेज करने जाता है देखते हैं उसका इरेजर ही टूट जाता है। जब नीको को पता चलता है मोरी का इरेजर टूट गया है तभी वो मैजिक यूज करती है। यहाँ पे हम देखते हैं नीको बहुत ज्यादा केयरलेस होती है। हम देखते हैं जब नीको मैजिक करती है तो पेंसिल के जगह पे उसके बालों पे मैजिक हो जाता है, इसकी वजह से उसका बाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे क्लास टीचर को कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं समझ पाती, इस बारे में वो कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीको अपने मैजिक को कैंसिल करने की कोशिश करती है। इस बार भी हम देखते हैं नीको का मैजिक मिस हो जाता है। इस बार उसका टारगेट मोरी का सिर हो जाता है। उसका सिर नॉर्मल करने की जगह पे उसका सिर बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे मोरी का कोई अंदाजा नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। फिर नीको एक आखिरी बार मैजिक करती है और वो मोरी के सिर पे निशाना लगाती है। इस बार भी हम देखते हैं उसका निशाना मिस हो जाता है। हम देखते हैं उसका लेफ्ट आर्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी क्लास की टीचर मोरी को देख के उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती हैं। मोरी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था वो अपने हाथ को छुपा पाए और नीको के सीक्रेट को छिपाने के लिए कैसी एक्टिंग करता है जैसे वो कोई बॉडी बिल्डर हो। उसे पता था कि ऐसा करते समय उसका कॉलेज में बहुत ज्यादा मजाक उड़ेगा और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बैठ जाता है और अपना हाथ सीधे नीको के पास रखता है ताकि वो उसके हाथ को ठीक कर सके। हालांकि नीको जैसे ही मैजिक करके उसके हाथ को ठीक करने वाली होती है उसी समय यूरी नीको से बोलती है अपना इंट्रोडक्शन दो। वो अचानक से खड़ी हो जाती है और उसका मैजिक उसी के ऊपर हो जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसी वजह से सभी को पता चल जाता है कि वो एक मेज है। हम लोग देखते हैं इसी वजह से मोरी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपने आप को एक पीरियड भी नहीं छुपा पाई। तभी हमें पता चलता है नीको की मदर ने ऑलरेडी सबको कह रखा होता है वो एक मेज है। हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी नीको बहुत ही ज्यादा ही नाराज हो जाती है। उसी समय हमें पता चलता है नीको को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली होती है इस जगह दोस्त बनाने के लिए। हालांकि जैसे ही स्कूल खत्म होता है उनके पास दो लड़कियां आती हैं जिनका नाम क्यूमी और कारा होता है। वो दोनों लंच के लिए पूछती हैं। ये सुनकर नीको को बहुत ज्यादा खुशी होती है लेकिन वो पहले मोरी के पास जाके उसे पूछती है। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों लंच के लिए एक जगह पे जा रही होती हैं। तभी हम लोग देखते हैं उन्हें रास्ते में तीन लड़के मिलते हैं। उसी समय हम देखते हैं कारा आती है और बोलती है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ये बात सुनकर नीको बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, उसे कारा बहुत ज्यादा पसंद आती है। जैसे वो तीनों एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं हम लोग देखते हैं कारा बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कारा नीको से उसके मैजिक के बारे में पूछती है। नीको बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है हाँ मैं एक मेज हूँ और मुझे अलग अलग तरीके के मैजिक आते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं पहली बार अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ। उसी समय उसकी दोस्त भी बोलती है हाँ ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तभी हम लोग देखते हैं कारा टॉपिक को चेंज करते हुए मोरी के बारे में पूछती है। उन लोगों को लगता है कि मोरी और वो डेट कर रहे हैं। हालांकि नीको कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों केवल बचपन के दोस्त हैं। और वो ये भी कहती है हम दोनों एक ही साथ रहते हैं। वो सुन के कारा बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। तभी कारा कहती है तुम दोनों एक साथ रहते हो तो एक दूसरे को डेट भी नहीं करते, क्या नीको तुम्हें बुरा लगेगा मैं मोरी को प्रपोज करूं? हालांकि नीको बिल्कुल भी नहीं चाहती कोई और लड़की मोरी के पास जाए। तो वो कहती है कि मोरी एक अच्छा लड़का नहीं है। वहीं हम कैफे के बाहर तीनों लड़कों को देखते हैं बदला लेने के लिए बाहर खड़े थे। वहीं पे हम देखते हैं मोरी नीको के ऊपर नजर रख रहा होता है। इससे पहले वो गुंडे कुछ कर पाते मोरी उन सबकी बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है ताकि नीको का पहला मोमेंट उसके दोस्तों के साथ बर्बाद ना हो। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं आधी क्लास केवल नीको से ही बात करना चाहती है। ऐसा बहुत कुछ था, उन्हें नीको के बारे में जानना है। लेकिन हमारे मोरी के पास बहुत से अजीब लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो कि उसके थ्रू नीको से बात करना चाहते थे। वहीं पे हम लोग देखते हैं तभी कारा आती है। वो नीको से बोलती है क्या तुम हमें किसी भी तरीके का मैजिक दिखा सकती हो? और इससे पहले मोरी उसे रोक पाता नीको एक मैजिक करती है जिसके वजह से वहाँ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। यहाँ पे मौजूद सभी लोग उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। हालांकि कुछ समय बाद उसका मैजिक खत्म होता है तो सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तभी टीचर कहती है कि ये हमारा फ्री पीरियड है, इस पीरियड में तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि इस पीरियड में क्या करना है। तभी कारा टीचर से कहती है नीको हमें कुछ और मैजिक दिखाए और नीको भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय पूरा क्लास डिसाइड करता है कि उन्हें कौन सा मैजिक देखना है। इसके बाद नीको पूरे क्लास को एक बाहर फील्ड में लेके आती है जहाँ पे नीको एक ऐसा मैजिक करती है जिससे एक ऐसा बैरियर बनता है जहाँ पे नॉर्मल लोग भी उड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। हालांकि मोरी नीको को कुछ बोल भी नहीं
नहीं पाता। कुछ देर बाद मोरी पूछता है, तुम ठीक हो? तुम बहुत टाइम से लगातार मैजिक कर रही हो। इतने देर मैजिक करने से तुम्हारी बहुत सी एनर्जी यूज हो चुकी होगी। निको कहती है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल मैं ही मैजिक कर सकती हूँ। ऐसा करना कैसा लगता है केवल मैं ही जानती हूँ। मेरा ये बचपन से ही सपना था। वो चाहती थी कि हर कोई जान सके कि मैजिक को फील करना कैसा लगता है। तभी निको कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम एक कर सकते हो कि तुम एक ओगर हो। तुम्हारे पास भी बहुत खतरनाक पावर हैं। ये सब बातें सुन के मोरी को उसका अपना बचपन याद आ जाता है। यहाँ पे उसने सब अपने दोस्तों को अपने पावर के बारे में बताया था। उसके बाद से उसके सारे दोस्त उससे डरने लगे। प्रेजेंट में मोरी जब सबको ये बातें बता रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक डिलीवरी ट्रक आता है। वो ना जानते हुए भी उस बैरियर के अंदर एंटर हो जाता है। मैजिक की वजह से वो क्रैश लैंड करने वाला होता है। इससे पहले वो ट्रक क्रैश करता मोरी उसे टाइम पे आके बचा लेता है। उसके सभी क्लासमेट उसे ऐसा करता हुआ देख के चौंक जाते हैं। अभी वो लोग मोरी से पूछते हैं तुम आखिर में ऐसा कैसे कर पाए। वहीं पे हम लोग देखते हैं निको आगे आके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि मेरा मैजिक था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोरी अपने पावर को सभी के सामने रिवील कर देता है। उसे पता था आज न कल उसके पावर के बारे में सबको पता ही चल जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं मोरी का कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी हम लोग देखते हैं उसके क्लासमेट उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी पावर होती। अब ऐसा सुन के मोरी ये तो विश्वास हो जाता है सारे लोग बिल्कुल एक जैसा नहीं होते। मेरे क्लासमेट कुछ ऐसे पागल हैं कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए आसानी से मान जाते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पे हम निको की मॉम अबोबी को देखते हैं जो कि एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं। अपने मैजिक को एक बुक में ट्रांसफर करने के बाद डॉग से निको को बहुत ज्यादा खतरा है। अब यहाँ से हम दोबारा मोरी को देखते हैं जो अपने नए कप में कॉफी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे निको आती है जो कि अपनी नाइट सूट पहनी होती है। वो मोरी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वहीं पे मोरी उसे डांट देता है अपने रूम से बाहर निकलने से पहले ड्रेस चेंज कर लिया करो। ये सुनने के बाद निको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे ऐसा लगता है उसका फैशन मोरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वो डिसाइड करती है कि वो कुछ नए कपड़े खरीदेगी। उसे बाहर जाके कपड़े खरीदने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी उसे एक आइडिया आता है। तभी वो एक मैजिक करती है। बुक में दिखे हुए सारे कपड़ों को अपने ऊपर कॉपी करती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं निको वही कॉपी कर पाती है जो देख पाती है। यानी कि निको के पीछे का भाग हमेशा खाली रह जाता है। इस तरीके से उसे मोरी के पास जाना बहुत अजीब लग रहा होता है। कुछ भी हो मोरी को उसे अपना एड्रेस दिखाना होता है। वो मोरी के पास जाती है और अपना फ्रंट पेज ही दिखाती है। मोरी उसे इस तरीके से देखता है तो उसे लगता है निको को बाहर जाना है। ये सब देख के मोरी को कुछ भी समझ में नहीं आता। निको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और निको बोलती है मैं तो तुम्हें केवल अपना फैशन सेंस ही दिखा रही थी। ये सब समझने के बाद मोरी कहता है तुम वैसे भी अच्छी लगती हो, मुझे तुम नॉर्मल कपड़ों में ज्यादा पसंद हो। ये बात सुनने के बाद निको का सारा गुस्सा कहीं और चला जाता है और वो इतना ज्यादा खुश होती है वो भूल जाती है कि उसके पीछे कोई कपड़ा नहीं है। इससे पहले मोरी कुछ देख पाता वो अपने नॉर्मल कपड़ों में चेंज हो जाती है। हम लोग देखते हैं कुछ ही समय में वहाँ पे बहुत सारे पार्सल आते हैं। उसमें से ज्यादातर पार्सल निको के होते हैं। हालांकि बहुत खोजने के बाद वहाँ पे मोरी के लिए एक पार्सल मिलता है और उस पार्सल के अंदर एक लेटर होता है जो कि निको की मॉम ने उसके लिए लिखा होता है। उस लेटर में निको की मॉम ने मोरी को थैंक यू कहा था। उसके ना रहने पे निको का मोरी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। उस लेटर में उस जगह का लोगो मेंशन होता है जहाँ पे वो रहती थी। उस जगह को होली लैंड कहते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पे काम कर रही है। उसे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा माना की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक वो मैजिक को इकट्ठा नहीं कर लेती वो चाहती है कि मोरी उसका ख्याल रखे। उस लेटर को पढ़ते हुए मोरी बहुत ज्यादा खुश था। उसे लग रहा होता है उसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तभी मोरी को उस लेटर में कुछ अलग दिखता है। वहाँ पे लिखा होता है कि निको को डॉग से खतरा है। हालांकि यहाँ पे मोरी को समझ में नहीं आता कि डॉग से कैसा खतरा हो सकता है। हालांकि तभी बाहर से डॉग की चिल्लाती हुई आवाजें आती हैं। जैसे ही मोरी बाहर जाता है निको बहुत छोटी हो गई है। ना सोचते हुए मोरी उन दोनों के बीच कूद जाता है और निको को बचाने में कामयाब हो जाता है। इस समय मोरी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने मोरी से बिना बताए मैजिक का यूज किया। वो अभी भी इंजर्ड होने वाली थी। यहाँ पे निको नॉर्मल होने के बाद मोरी से माफी मांगती है और बोलती है मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी मोरी बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो तो आराम कर लो। अगर तुम अभी भी ठीक हो तो ये मैटर नहीं करता तुमने क्या किया है। जैसे ही निको कॉफी बनाने जाती है तभी मोरी उस लेटर को दोबारा फिर से पढ़ता है और उस लेटर में एक मैजिक सर्कल भी होता है। निको की मॉम ने लेटर में लिखा होता है कि जैसे ही निको के ऊपर से खतरा टलता है ये मैजिक सर्कल गायब हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तुम उसके पास रहना। अब इसके कुछ समय बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे मोरी भी उसके साथ जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसने डिसाइड किया होता है वो मैजिक सर्कल के बारे में निको को कुछ भी नहीं बताएगा। कुछ दूर
चलने के बाद मोरी निको से पूछता है क्या तुम मेरे अम्ब्रेला के अंदर आना पसंद करोगी। ये सुन के निको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मोरी अभी भी उसे प्रपोज करने वाला है। हम लोग देखते हैं कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक पार्क के अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक मोरी निको से बोलता है मेरे पास ही तुम रहना। मोरी ऐसा इसलिए कहता है वहाँ पे कोई होता है जो उन दोनों पे नजर रख रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो डॉग का मास्क पहने हुए एक आदमी होता है, जिसे देखते ही मोरी चौकन्ना हो जाता है। निको उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये डॉग उसके एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर होता है। इस समय मोरी को उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है स्टॉकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अचानक से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो स्टॉकर एक मैजिक स्टिक निकालता है जिससे वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। हवा की मदद से वो मोरी को पीछे ढकेल देता है। तब मोरी फाइनली डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। तभी मोरी ओगर ताकत की मदद से बहुत ज्यादा पावरफुल पंच करता है। उस स्टॉकर ने इस पंच को इजीली होल्ड कर लिया। ये पंच लगभग उसकी एक परछाई थी। फिर हम लोग देखते हैं मोरी उसके पीछे होता है और उसे हरा देता है। फिर जैसे ही उसे मारने वाला होता है वो तभी अपना मास्क उतार देता है। इसके पीछे जो आदमी था वो ऑलरेडी निको को जानता था। तभी निको उस लड़के को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम टेन बताती है। ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, दरअसल एक मैजिक स्पिरिट है। जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी तब मैं इसे जानती थी। निको को देखने के बाद टेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मोरी से कहता है कि मैं बस देख रहा था तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम निको को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। तभी वो ये भी कहता है मैं भी यहाँ पे हूँ ताकि मैं निको को प्रोटेक्ट कर सकूँ। अगले सीन में वो तीनों मोरी के घर पे होते हैं जहाँ पे टेन निको से कंटिन्यूअस बात किए जा रहा था और मोरी को इग्नोर कर रहा था। यहीं पे मोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसके ऊपर टेन मोरी से बोलता है क्या मुझे और खाना मिल सकता है। ये सुन के मोरी गरम सा खाना बना के लेके आता है। वो खाने को टेन के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद टेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन मोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मोरी पूछता है अगर तुम निको की प्रोटेक्शन के लिए आए हो तो तुम आखिर में छुप क्यों रहे थे। हम देखते हैं टेन मोरी को इग्नोर करते हुए उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तभी मोरी निको से कहता है उससे कहो ये आंसर दे, नहीं तो मैं अपने तरीके से कहूंगा। इस झगड़े को शांत करने के लिए निको की मैजिक करती है। वहीं भी हम लोग देखते हैं मोरी को आंसर टेन के जगह पे एक अम्ब्रेला देगा। ओगर और माउंट स्पिरिट हमेशा आपस में लड़ाई करते हैं। बहुत समय पहले से इन दोनों में कभी बनती नहीं, ये बहुत पहले की बात है। वहीं पे हम लोग देखते हैं सुनने के बाद मोरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख के टेन को और ज्यादा गुस्सा आता है। तो बोलता है कभी भी ओगर हमारे बारे में चिंता नहीं करते। यहाँ तक कि सारे फेमस एनिमे में भी ओगर और डीमन का ही नाम आता है और माउंटेन स्पिरिट को सब लोग भूल जाते हैं। तभी मोरी चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी बकवास बंद करो। टेन बोलता है मैं निको को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं फेमस हो सकूं। निको वहाँ पे उसे शुक्रिया अदा करती है। तभी टेन का अम्ब्रेला उसे धोखा दे देता है। टेन उसकी हेल्प इसीलिए कर रहा है निको की मदद से काफी ज्यादा उधार ले रखा है। फिर हम लोग देखते हैं टेन उस अम्ब्रेला को चुप कराता है और सब कुछ उन्हें बता देता है। बताता है कि उसने बहुत सारे पैसे गेम में लगा दिए। वहीं भी हम लोग देखते हैं निको टेन के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में जाती है। उसी समय टेन मोरी को एक लेटर देता है जो निको की मॉम ने उसे बोला था देने के लिए, जिसमें लिखा होता है निको का एनिमी उसके स्कूल के अंदर ही है। ये सुन के मोरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन टेन कहता है कि इसके बारे में निको को मत बताना। अगले सीन में हम तीनों को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे। वहाँ पे एक और पार्सल आ जाता है। निको को लगता है ये भी उसकी मॉम ने भेजा है, जिस वजह से उस पार्सल को लेने जाती है। तभी हमें कुछ ही देर में निको की चिल्लाने की आवाज आती है। हम लोग देखते हैं कि अजीब सी कपड़े ने निको को अपने बस में कर लिया होता है। मोरी को रियलाइज होता है कि ये कपड़ा उसके एनिमी ने उसे भेजा है। यहाँ पर निको को उस कपड़े से आजाद करने की कोशिश करता है। जैसे वो ट्राई करता है उन कपड़ों में से दो आंखें निकलती हैं। उसी समय निको के कपड़े बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं और वो कपड़ा कहता है अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे मैं निको को मार डालूंगा। कहते ही मैजिक कपड़ा निको को लेके हवा में उड़ जाता है। मोरी उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन टेन उसे रोक लेता है। हम लोग ऐसे उसे आसमान में नहीं पकड़ सकते, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं पे टेन एक मैजिक करता है और सारे कौओं को उनके पीछे लगा देता है। कौओं की मदद से उनका पीछा करते हुए वो लोग निको के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद भी वो लोग निको को नहीं बचा पाते क्योंकि निको अभी भी आसमान में थी। उसी समय टेन का अम्ब्रेला वहाँ पे आके कहता है मैं भी तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहता हूँ, जिसे सुन के मोरी को एक आइडिया आता है। वो टेन से बोलता है अपने विंड पावर का यूज करते हुए मुझे निको के पास भेजो। जैसे ही मोरी ऊपर जाता है वो अम्ब्रेला को एक पैराशूट की तरफ पकड़ लेता है। मोरी को वहाँ देख के मैजिक ड्रेस अपने आप को बहुत ही हार्ड बना लेता है। दरअसल ये मैजिक ड्रेस की गलती थी। हम देखते हैं मोरी एक पन से उस ड्रेस को पूरी तरीके से तोड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसे निको को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मोरी के इस अटैक की वजह से कपड़े उड़ जाते हैं। ये करने के बाद दोनों अब नीचे गिरने वाले थे। यही टाइम पे टेन एक विंड अटैक करता है, निको को बचा लेता
देता है। वो अपने पर्सनल दुश्मनी के कारण मोरी को नहीं बचाता और ये एपिसोड यही भी खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2। हम जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करेंगे।